चलिए स्टार्ट करते हैं। यह वीडियो हम लोग का डीपीएसपी से संबंधित पार्ट 2 होगा। पहले पार्ट में हम लोग ने डीपीएसपी यानी राज्य के नीति निर्देशक तत्व से संबंधित कुछ विशेष पॉइंट देखे थे। इस वीडियो में यानी पार्ट 2 में हम लोग आर्टिकल 36 से 51 के बारे में देखेंगे कि उसमें डीपीएसपी से संबंधित क्या संवैधानिक प्रावधान किए गए हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, तो चलिए पहला आर्टिकल देखते हैं डीपीएसपी का। आर्टिकल 36, इसमें क्या दिया है? राज्य की परिभाषा। यहाँ राज्य का अर्थ आर्टिकल 12 में वर्णित राज्य के अर्थ के समान ही है। यानी डीपीएसपी में अगर कहीं जो विधान है आर्टिकल 36 से 51 में, अगर उसमें राज्य को जो बताया गया है उसके क्या मायने होते हैं वो बताया है कि जो आर्टिकल 12 में राज्य की परिभाषा है, यानी आर्टिकल 12 में जो डिटेल में बताया गया है कि राज्य में कौन कौन से निकाय शामिल होते हैं, वही आर्टिकल 36 में भी राज्य का डिफिनीसन है। क्या थे आर्टिकल 12 में? राज्य में कौन कौन लोग शामिल थे, कौन कौन निकाय शामिल था, संस्था। देखिए, संसद और भारत सरकार, राज्य विधानमंडल और राज्य सरकारें थी, स्थानीय सरकारें जैसे नगर पालिकाएँ, पंचायत, जिला बोर्ड, ये लोग थे, और सरकारी कंपनियां, ये लोग राज्य के अंतर्गत में आते हैं, राज्य वर्ड के डिफिनीसन में आते हैं। ठीक है, अब देखते हैं आर्टिकल 37। आर्टिकल 36 में आपके बस डिफिनीसन का प्रावधान है कि राज्य में कौन कौन लोग हैं। आर्टिकल 37 में दिया गया है डीपीएसपी को लागू करना राज्य का कर्तव्य होगा। देखिए, आर्टिकल 37 में दिया है डीपीएसपी को लागू करना राज्य का कर्तव्य होगा, यानी जो डीपीएसपी के संबंध में प्रावधान है आर्टिकल 36 से 51 में, उसको लागू करना राज्य की जिम्मेदारी है। ठीक है, किंतु अगर डीपीएसपी के हनन होने पर उसे न्यायालय द्वारा लागू नहीं करवाया जा सकता, क्योंकि आपका डीपीएसपी गैर न्यायोचित है, मौलिक अधिकार की तरह न्यायोचित नहीं है। न्यायोचित और गैर न्यायोचित का डिफिनीसन यही है। ऐसा मतलब सिचुएशन जिसमें अगर न्यायोचित है कोई प्रावधान तो उसे लागू करने के लिए न्यायालय बाध्य है, और गैर न्यायोचित है इसका मतलब जो कोर्ट है उसे लागू करने के लिए बाध्य नहीं है, वो कंडीशन के हिसाब से डिसीजन लेगा। तो डीपीएसपी आपका क्या है? गैर न्यायोचित है। ये उसकी विशेषता में भी हम लोग देखे हैं पिछले पार्ट में। तो यहीं पे दिया है कि डीपीएसपी को लागू करना राज्य का कर्तव्य होगा, लेकिन अगर ये लागू नहीं हो पा रहा है, इसका हनन हो जा रहा है, तो इसे लागू करने के लिए अगर राज्य चाहे कोर्ट में जाए तो ज़रूरी नहीं कि कोर्ट उसे लागू करवाए ही। ठीक है, ये प्रावधान था आर्टिकल 37 में। आर्टिकल 38 में दिया है राज्य लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करेगा। यानी लोक कल्याणकारी राज्य का अर्थ ये हो गया कि सभी नागरिक से बिना भेदभाव किए, जो राज्य है नागरिकों में भेदभाव किए बिना उनके लिए सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, न्यायिक अधिकार और उनकी समानता के लिए कार्य करेगा, अर्थात जनता के कल्याण के लिए कार्य करेगा, उसमें विभेद नहीं करेगा। ये था आर्टिकल 38 में। तो आर्टिकल 38 में दिया है कि राज्य लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करेगा। इंपॉर्टेंट है, पूछ लेता है कि किस आर्टिकल में बताया गया है कि लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना का प्रावधान है। तो आर्टिकल 38 में। आर्टिकल 39 में देखते हैं क्या प्रावधान है। प्रत्येक नागरिकों के लिए जीविकोपार्जन के साधन, यानी जीविका के लिए व्यापार करने, पैसा कमाने, संपत्ति अर्जन करने का अधिकार दिया गया है। और दूसरा दिया है पुरुषों और महिलाओं के लिए समान कार्य के लिए समान वेतन। समान कार्य के लिए समान वेतन, यानी पुरुष और महिला समान तरह के काम कर रहे हैं तो जितना वेतन पुरुष को मिलेगा उतना वेतन महिला को भी दिया जाएगा। ये राज्य का कर्तव्य है कि इसकी निगरानी करे। कहीं पे इसका उल्लंघन हो रहा है तो मतलब वो डीपीएसपी के प्रावधानों जैसे आर्टिकल 39 में दिया है 39 में, उसका उल्लंघन होगा। ठीक है, अब देखते हैं आर्टिकल 40 में क्या प्रावधान दिया है। देखिए, उसके पहले आता है एक बाद में जोड़ा गया आर्टिकल 39 का। इसमें क्या प्रावधान दिया गया है? गरीबों को निःशुल्क कानूनी सहायता। इसे 42वां संशोधन 1976 के द्वारा जोड़ा गया था। ठीक है, और इस आर्टिकल को लागू करने के लिए ही राज्य ने नालसा का गठन किया था। नालसा है क्या? इसका फुल फॉर्म है, शॉर्ट फॉर्म है, देखिए इसका नालसा। फुल फॉर्म इसका होगा नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी, यानी राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण। इसका काम क्या है? कमज़ोर वर्ग को मुफ्त कानूनी सेवा प्रदान करना और विवादों को सौहार्दपूर्ण, यानी मिलजुल कर जो विवाद होते हैं उसको समाधान करने के लिए लोक अदालतों का आयोजन करना। अब हम लोग देखेंगे लोक अदालत क्या होती है, तो हम लोग उस चैप्टर में देखेंगे लोक अदालत के। इसमें बस ये देखते हैं कि नालसा का उद्देश्य होता है कमज़ोर वर्ग, जो गरीब वर्ग है या फिर ऐसे वर्ग जो कोर्ट तक नहीं पहुंच पाता। ठीक है, कई सारे कंडीशन की वजह से
तो उनके लिए लोक अदालतों का आयोजन करना और उन्हें मुफ्त कानूनी सेवा प्रदान करना। ठीक है। नालसा का गठन आर्टिकल 39 क के तहत विधिक सेवा प्राधिकरण एक्ट 1987 आया, उसके अंडर में 1995 में किया गया। ठीक है ना। यानी आर्टिकल 39 क के प्रावधानों को लागू करने के लिए नालसा का गठन किया गया, लेकिन नालसा के गठन करने के लिए आपको विधिक सेवा प्राधिकरण एक्ट 1987 लाया गया। इस एक्ट के तहत आपका जो स्थापना हुई थी 1995 में नालसा का गठन हुआ था। ठीक है। तो ये था आर्टिकल 39 का। अब देखते हैं आर्टिकल 40 में आपको ग्राम पंचायतों का गठन किया गया, यानी राज्य सरकार या राज्य, चाहे आपकी राज्य सरकार हो गई या केंद्र सरकार हो गई, ये ग्रामीण जो क्षेत्र होते हैं वहाँ पे ग्राम पंचायतों का गठन करेंगी। ठीक है। वहाँ के शासन के लिए जो क्षेत्रीय शासन होता है। उसके बाद आता है आर्टिकल 41। इसमें क्या है, काम, शिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकार और असमर्थ होने पर राज्य द्वारा सहायता प्राप्त करने का अधिकार। एग्जाम्पल के लिए आपका देखिए बेरोजगारी भत्ता, व्यक्ति को काम पाने का अधिकार है, शिक्षा पाने का अधिकार है और लोक सहायता, एग्जाम्पल के लिए सरकारी अस्पताल में स्वास्थ्य के लिए सहायता प्राप्त है। ठीक है। विधिक सहायता आपको आर्टिकल 39 का के तहत दिया गया और राज्य सरकारें अन्य तरह के प्लान लाती हैं। ठीक है। राज्य, यहाँ पे राज्य सरकारें नहीं, राज्य होगा जिसको पाने का अधिकार है। ठीक है। और अगर ऐसा वो करने में असमर्थ होते हैं तो उनके लिए राज्य सरकार प्रावधान करती है सहायता का। एग्जाम्पल के लिए कोई व्यक्ति बेरोजगार है तो उसे बेरोजगारी भत्ता देने के लिए सरकार या राज्य प्रावधान कर सकती है। ठीक है। या फिर विधवा पेंशन योजना या फिर वृद्धा पेंशन योजना, इस तरह के प्रावधान करती है सरकार आर्टिकल 41 को लागू करने के लिए। अब देखते हैं आर्टिकल 42 में क्या है। देखिए आर्टिकल 42 के तहत प्रसूति सहायता भत्ता दिया जाता है, यानी जब तक महिला का आपका वो बच्चा होता है तो उस समय अगर वो हॉस्पिटल में रहती हैं, घर पे रहती हैं रिकवरी के लिए, तब तक अगर वो प्राइवेट है या फिर कोई जॉब नहीं करती है तो सरकार उन्हें प्रसूति सहायता भत्ता देता है। ठीक है। उसमें ये होता है कि अस्पताल का खर्च हो गया, ठीक है ना, खाने पीने के लिए इंक्लूड रहता है। और अगर वे जॉब करने वाली हैं तो चाहे प्राइवेट हो या गवर्नमेंट जॉब, उनको उस पीरियड में वेतन नहीं रुकता, वेतन भी दिया जाता है। तो ये उनका अधिकार है। ठीक है। और राज्य को ये उनको प्रोवाइड कराना राज्य का कर्तव्य होगा आर्टिकल 42 के तहत। आर्टिकल 43 में दिया है न्यूनतम मजदूरी का अधिकार। जैसे भारत में अभी फ़िलहाल अनस्किल्ड वर्कर के लिए 6,000 रुपये मिनिमम पे है। ठीक है। यानी महीने में 6,000 रुपये से कम किसी को नहीं दिया जा सकता अगर वो मंथली काम कर रहा है किसी कंपनी या फिर संस्था से जुड़कर। दूसरा आता है आर्टिकल 43 के तहत ग्रामीण क्षेत्रों के लिए कुटीर उद्योगों के लिए सहायता देना, यानी जो ग्रामीण क्षेत्र के कुटीर उद्योग है, एग्जाम्पल के लिए कुक्कुट पालन हो गया आपका, ठीक है, डेयरी उद्योग हो गया, मछली पालन हो गया, ये सब जो छोटे उद्योग हैं उनके लिए सहायता। एग्जाम्पल के लिए उनके विकास के लिए सब्सिडी देना सरकार को। दूसरा ये आता है कि उनके लिए सस्ते ब्याज पे लोन दिलवाना सरकार देती है। ठीक है ना। ये सब प्रावधान करना भी आर्टिकल 43 के तहत राज्य का कर्तव्य होगा, ये कहा गया है। आर्टिकल 44 में आपका समान नागरिक संहिता यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड का प्रावधान किया गया है। यह फ़िलहाल वर्तमान में गोवा में है, लेकिन अभी वर्तमान सरकार जो है वो इसे लागू पूरे देश में लागू करने के लिए विधि ला रही है। ठीक है क्या समान नागरिक संहिता? देखिए अलग अलग लोग, अलग अलग पंथ और धर्मों के लिए अलग अलग सिविल कानून न होकर एक प्रकार का कानून होना। एग्जाम्पल के लिए विवाह के संबंध में हिंदू मैरिज एक्ट अलग है, मुस्लिमों के लिए अलग है, तलाक में भी अलग है। उसके बाद विरासत में कि जैसे पिता का जो संपत्ति है बेटों को किस प्रकार मिले, वो हिंदू मुस्लिम सिख में अलग अलग है। तो ये सबको हटा के पूरे नागरिक को मानकर पूरे देश में उनको एक समान कानून के तहत लाया जाए। ठीक है ना। भेदभाव ना हो धर्म के आधार पर, यहाँ पे पंथ के आधार पर हो जा रहा है, जो कि आर्टिकल 15 का एक तरह से विरोध है। ठीक है, कंट्राडिक्ट है। तो समान नागरिक संहिता होना पूरे देश में राज्य का कर्तव्य होगा। आर्टिकल 45 में क्या है, 14 वर्ष तक के बालकों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा देना। जैसे देखिए आर्टिकल 21A शिक्षा का अधिकार, ये मूल अधिकार है। ठीक है ना। इसके तहत जो 14 वर्ष तक के बालकों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान किया गया था, उसी को यहाँ पे भी राज्य के कर्तव्य के रूप में बताया गया है कि 14 वर्ष के बालकों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान करना राज्य का कर्तव्य होगा। आर्टिकल 46 में कमज़ोर वर्ग जैसे अल्पसंख्यक हो गए, अनुसूचित जाति हो गए, अनुसूचित जनजाति हो गए, यानी SC ST, और ये हो गए माइनर। किसी एरिया में माइनर 2 तरह के 3 तरह के होते हैं।
एक तो होते हैं आपके धार्मिक या धर्म के आधार पर माइनर होते हैं, दूसरे होते हैं कि भाषा के आधार पे, ठीक है ना। तो उनके लिए देखा आर्टिकल 19, 29 और 30 में भी विशेष प्रावधान है मौलिक अधिकार के तहत, ठीक है। यहाँ पे भी राज्य को ये बताया गया है, निर्देश दिया गया है कि अल्पसंख्यक है कहीं पे किसी क्षेत्र में तो उनके लिए विशेष प्रावधान किया जाए, ठीक है ना। एग्जाम्पल के लिए फ़िलहाल आरक्षण भी एक विशेष प्रावधान है जो राज्य प्रोवाइड करता है अल्पसंख्यकों को, ST SC को, ठीक है। अब देखते हैं आर्टिकल 47। देखिए आर्टिकल 47 में क्या है, मादक पदार्थों के उपयोग पर रोक, यानी आप जो गांजा, हीरोइन, ठीक है, शराब है, इन सब के पदार्थों पर रोक लगाना सरकार की जिम्मेदारी है, ठीक है ना। दूसरा इसमें आता है आर्टिकल 47 में लोक स्वास्थ्य को सुधारना, यानी जो नागरिक है उनके स्वास्थ्य को बढ़ाना और मेंटेन बनाए रखना, उनके लिए काम करना, हॉस्पिटल बनाना सरकारी, ठीक है ना, दवाओं का वितरण करना कम दाम पे, ये सब आपके कर्तव्य राज्यों को आर्टिकल 47 के तहत दिए गए हैं। आर्टिकल 48 में आपको दुधारू पशुओं की हत्या पर रोक, यानी ऐसे पशु भारत में जो दूध देते हो, एग्जाम्पल के लिए गाय, भैंस, ठीक है ना, या फिर जो इस आपके अधिनियम में लिस्टेड है उन पशुओं की हत्या पर रोक, जिसमें गाय आपका सबसे मुख्य है, ठीक है ना, और भी कई सारे जानवर है। तो इसी के तहत कहते हैं कि गाय हत्या भारत में प्रतिबंध है, यानी बीफ खाना भारत में प्रतिबंध है। बीफ मतलब गाय का मांस, ठीक है। तो ये आर्टिकल 48 के तहत राज्य का कर्तव्य है कि वो उनकी पशुओं की हत्या पर रोक लगाए, ठीक है। अब देखते हैं आर्टिकल 48 का, इसे बाद में जोड़ा गया था 42वां संशोधन 1976 के द्वारा, जिसके तहत आर्टिकल 39 का जोड़ा गया था। इसमें क्या है, पर्यावरण, वन्य और वन्य जीव संरक्षण, यानी पर्यावरण का अधिकार आपको है। आर्टिकल 21 में वन का भी संरक्षण राज्य का कर्तव्य होगा, यानी जंगल की कटाई रोके, ठीक है। अब वन्य जीव संरक्षण, यानी जो वन में रहने वाले जीव हैं उनका इलीगल शिकार ना हो, उनके संरक्षण के लिए भी सरकार प्रावधान लाए, जैसे वन्य जीव संरक्षण एक्ट हो गया, टाइगर रिजर्व एक्ट हो गया, ये सब है ना, ये इसी आर्टिकल 48 का के तहत ही लाया जाता है। अब देखते हैं आर्टिकल 49 में क्या है, राष्ट्रीय स्मारकों और ऐतिहासिक स्थलों की सुरक्षा करना, ये भी राज्य का कर्तव्य बताया गया। एग्जाम्पल के लिए ताजमहल है, ठीक है ना, अगर वो राष्ट्रीय स्मारक है तो उसके संरक्षण के लिए, उसके रख रखाव के लिए राज्य वहाँ पे प्रावधान करेगी, चाहे वहाँ पे जैसा भी प्रशासन बनाए उसकी देख रेख के लिए, उसके मरम्मत के लिए, ठीक है ना। ऐसे भारत में जितने भी राष्ट्रीय स्मारक और ऐतिहासिक स्थल है उसकी सुरक्षा का दायित्व राज्य को दिया गया है आर्टिकल 39 के तहत। आर्टिकल 50 में क्या दिया है, न्यायपालिका और कार्यपालिका एक दूसरे से के कार्य में हस्तक्षेप नहीं करेंगे, यानी ये क्या हो गया आपका, देखिए इसको बोलते हैं शक्तियों का पृथक्करण, यानी ये आपकी प्रॉपर्टी ली गई है ऑस्ट्रेलिया से, ठीक है। इसमें क्या कहा गया है कि न्यायपालिका यानी कोर्ट और कार्यपालिका सरकार एक दूसरे के काम में हस्तक्षेप नहीं करेंगे, यानी कार्यपालिका न्यायपालिका के काम नहीं करेंगे, ना न्याय के काम या जज के काम नहीं करेंगे, और न्यायपालिका प्रशासन का कोई काम नहीं करेगा। और ये विशेषता आपका संविधान में लाया गया है, यानी आर्टिकल 50 आपको ऑस्ट्रेलिया के जो संविधान है उसमें ये प्रावधान था कि शक्ति पृथक्करण की विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका एक दूसरे के काम में हस्तक्षेप नहीं करेंगे। तो ये इसका अर्थ हो गया, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए देखिए, न्यायपालिका और कार्यपालिका का अलग होना, वो एक दूसरे के काम में हस्तक्षेप नहीं करेंगे। एग्जाम्पल के लिए जैसे कार्यपालिका में आता है DM, ठीक है ना, प्रशासन का सबसे छोटा बिंदु होता है, वो जो ज़िले में काम कर रहा है उसको डायरेक्ट नहीं करेगा न्यायपालिका जब तक विवाद की स्थिति ना आए, ठीक है। जब न्याय की स्थिति करने की आएगी, कोर्ट में केस चलेगा तो वहाँ पे एक जज देगा, लेकिन वो डायरेक्ट नहीं करेगा कि कैसे प्रशासन चले। वैसे ही जो कार्यपालिका है, सरकार है, वो कोर्ट को ये नहीं बताएगी कि कैसे न्याय करना है, किसको सही बताना है, किसको गलत बताना है, ऐसा कुछ। तो यहाँ पे शक्तियों का पृथक्करण हो गया, न्यायपालिका अपना काम देखेगी स्वतंत्र रूप से, कार्यपालिका अपना देखेगी, लेकिन जब विवाद होगा, केस होगा, तब न्यायालय कोर्ट में आपका केस चलेगा। इसके बाद आता है आर्टिकल 51, इसमें कौन कौन से प्रावधान है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और समझौता, ये राज्य का कर्तव्य होगा, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा समझौता होगा, ये भी राज्य का कर्तव्य होगा, इसके बारे में प्रावधान करना। उसके बाद अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा, ठीक है, यानी विदेशों से भारत की सुरक्षा, वॉर की स्थिति में ये भी आपका राज्य का कर्तव्य होगा। तो ये थे आपके आर्टिकल 36 से लेके 51 तक के DPSP के प्रावधान। इस वीडियो में बस इतना ही। अगले पार्ट में हम लोग देखेंगे कि DPSP और मौलिक अधिकार में क्या अंतर होते हैं और टकराव की स्थिति में कौन ज़्यादा प्रभावी होंगे।
इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू सो मच।